सुप्रभात बच्चों, मैं रेणु बाला। आज हम कक्षा 12 की अंतरा पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के चौथे अध्याय संवदिया, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, ये है कहानी है संवदिया। संवदिया जो होता है बच्चों, संवदिया पुराने जमाने में कोई डाकघर तो होते नहीं थे, कोई समाचार को आदान प्रदान करने का क्या जरिया होता था, तो कोई एक व्यक्ति विशेष होता था जो समाचार जो है एक गांव से दूसरे गांव, एक घर से दूसरे घर पहुंचाया करता था। तो उसे क्या कहते थे? संवदिया। तो उसी को आधार बनाकर यह कहानी लिखी गई है। संवदिया कहानी में मानवीय संवेदना की गहन और विलक्षण प्रस्तुति हुई है। रेणु जी असहाय और सहनशील नारी की करुण पीड़ा को अभिव्यक्त करने के शिल्पी हैं। इन्होंने बड़ी बहुरिया की पीड़ा को संवदिया के माध्यम से पूरी सहानुभूति दी है। लोक भाषा की नींव पर खड़ी यह कहानी पहाड़ी झरने की तरह गतिमान है। इसमें एक पात्र है बड़ी बहुरिया, यानी गांव में एक बड़ी हवेली हुआ करती थी और उस बड़ी हवेली में ये जो बड़ी बहू थी उसको बड़ी बहुरिया कहकर संबोधित किया जाता था। तो वो बड़ी बहुरिया जो है अपने पीहर संदेश पहुंचाना चाहती है, इसके लिए वो किसको बुलाती है? संवदिया को। और संवदिया कौन है इस पाठ के अंदर? संवदिया है इस पाठ के अंदर हरगोबिंद। संवदिया का जो पात्र निभा रहा है वो है हरगोबिंद। जैसा कि बच्चों मैंने तुम्हारे को बताया था ना कि संवदिया का अर्थ क्या होता है? संदेश वाहक, यानी संदेश को ले जाने वाला। हरगोबिंद को जब बड़ी हवेली की बड़ी बहू ने बुलाया तो उसे आश्चर्य हुआ कि आजकल तो डाकघर खुल गए हैं, फिर संवदिया की क्या आवश्यकता है। किंतु उसने सोचा कि शायद कोई गुप्त संदेश भिजवाना है, तभी तो बड़ी बहू ने उसे बुलाया है। भाई संवदिया को जब बड़ी बहू ने बुलाया कि तुम आओ, लेकिन जब उसने सोचा कि आजकल तो भाई डाकघर है तो डाक से इधर उधर अपने समाचार पहुंच जाते हैं, तो आज मुझे किस लिए बुलाया। लेकिन फिर उसने ये सोचा कि कोई ना कोई गुप्त बात रही है, कोई निजी बात है जो मुझे बताने के लिए उन्होंने बुलाया है। जिस बड़ी हवेली की बड़ी बहू के हाथ में मेहंदी लगाकर गांव की नाइन अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, वही बड़ी बहू आज सूपा हाथ में लेकर अनाज फटक रही है। बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। तो संवदिया वहां जाता है तो वहां क्या देखता है कि बड़ी बहू जो है वो सूपा होता है बच्चों अनाज साफ करने का, जो जिसको हम छाछ कहते हैं, छाछ जिसको हम कहते हैं, उसको उसमें अनाज डालकर क्या कर रही थी? अनाज को साफ कर रही थी। तो वो सोचता है कि देखो क्या दिन आ गए हैं, जिस बड़ी हवेली की बड़ी बहू के केवल मेहंदी लगाकर नाइन जो है, यानी उसको इतने पैसे इस घर से मिलते थे कि वो अपने घर का पालन पोषण कर लिया करती थी, आज वही बड़ी बहू नौकर चाकर तो दूर की बात है, खुद ही क्या कर रही है? अपने काम कर रही है। बड़े भैया के मरने के बाद तीनों भाइयों में परस्पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तीनों भाई गांव छोड़कर शहर बस गए। उनके जो देवर और देवरानी थे, तीन और थे, वो कहाँ चले गए? शहर चले गए। जिस प्रकार द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसी प्रकार बड़ी बहू की बनारसी साड़ी को 3 टुकड़ों में करके बंटवारा किया गया। तो हरगोबिंद क्या कह रहा है कि हरगोबिंद भी उस समय वहीं था, लेकिन वो बता रहा है कि किस प्रकार से घर का बंटवारा हुआ, यानी उन्होंने बहुत ही लड़ाई झगड़ा करके आपस में बंटवारा किया। जिस घर से गांव के कई घरों का पालन पोषण होता था, आज उसी घर में मोदियाइन अपने रुपए लेने के लिए बड़बड़ा रही है। मोदियाइन का मतलब है साहूकारनी, जो पैसा देती है ब्याज पर, वो आई है बड़ी बहू से मांगने के लिए, लेकिन बड़ी बहू के पास उधार चुकाने का भी कोई इंतजाम नहीं है। तो वो बैठा बैठा सोचता है, भी देखो क्या हालत हो गई है इस घर की, जिस घर से लोगों के पेट पलते थे, आज उस घर में साहूकारनी आकर पैसा मांग रही है। और बड़ी बहुरिया उससे कुछ जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि बड़ी बहुरिया की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। सब उनके जो देवर देवरानी थे वो क्या करके ले गए हैं? वो सब पैसा ले गए हैं और उन्होंने बंटवारा कर लिया। बड़ी बहू रह गई अकेली, क्योंकि उसके पति की तो बच्चों मृत्यु हो गई है। इसलिए मोदियाइन के जाने के बाद बड़ी बहुरिया ने संवदिया से कहा कि तुम्हें एक संवाद लेकर जाना है। संवाद सुनाते समय बड़ी बहुरिया रोने लगी। मतलब जब मोदियाइन के सामने तो उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन जब वो चली गई तो संवदिया ने जब उससे पूछा, भी बड़ी बहू आपने मुझे किस लिए बुलाया है? तो वो कहती है कि मेरा एक संवाद लेकर तुम मेरे पीहर जाओ, यानी मेरी माँ को मेरा संवाद जाकर मेरा समाचार बताओ।
संवाद का मतलब है बच्चों समाचार, समाचार बताओ। लेकिन वो समाचार बताते बताते बड़ी बहू की हालत क्या हो गई, वो रोने लग गई। हरगोविंद भी उनको देखकर दुखी हो गया और बोला, बड़ी बहुरिया दिल को कड़ा कीजिए। बड़ी बहू बोली, और कितना कड़ा करूं दिल, माँ से कहना मैं भाई भाभीियों की नौकरी करके पेट भर लूंगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहूंगी, लेकिन यहाँ बोर नहीं रह सकती। यदि माँ मुझे यहाँ से नहीं ले जाएगी तो किसी दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे में डूब मरूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, किस लिए और किसके लिए जीऊं। यानी कि वो अपनी हालत बता रही है कि तुम मेरी माँ से जाकर कहो कि मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं बथुए यानी घास खाकर मैं अपना जीवन यापन कर रही हूँ, कि मेरे पास 2 वक्त खाने की रोटी भी नहीं है। तो कहती है कि यदि मेरी माँ मुझे नहीं लेकर जाएगी तो मैं क्या कर लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी। इतनी वो दुखी है। तो संवदिया उसको देखकर सोचता है कि देखो कि आज घर की क्या स्थिति हो गई है। हरगोविंद बड़ी बहू के देवर देवरानी को जानता था कि किस प्रकार वो बड़ी बहू के साथ बुरा बर्ताव करते थे। उनको पता था हरगोविंद को, तो क्यों गांव में जब वो आते थे तो उन्हें पता था कि जब वो फसल होती थी, आम पक जाते थे, तब आ जाया करते थे और अपना पैसा लेकर वापिस शहर में चले जाया करते थे और बड़ी बहू के पास कुछ भी नहीं बचता था। बड़ी बहू ने हरगोविंद को रास्ते के खर्च के लिए 5 रुपए दिए, किंतु हरगोविंद ने मना कर दिया और वहां से चला गया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि ये 5 रुपए भी पता नहीं बड़ी बहू ने किस प्रकार बचा के रखे हुए हैं। संवदिया भगवान के घर से बनकर आता है। संवाद के प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से जाकर सुनाना आसान काम नहीं है। तो बच्चों ये जो संवदिया होता है, लोग तो क्या कह देते भी ये खाली है, बेकार है, कुछ भी नहीं है, लेकिन संवदिया का काम भी क्या होता है, बहुत जिम्मेवारी का होता है। क्यों? किसी ने संवाद दिया, किसी ने समाचार बताया और उस समाचार को वैसे के वैसे उन्हीं शब्दों में अगले को जाकर बताना और उसे ठीक तरह से याद रखना, ये भी क्या है, एक पूरी जिम्मेवारी का काम है। गांव के लोग संवदिया को निठल्ला, कामचोर और पेटू आदमी मानते हैं गांव में, परंतु गांव में ऐसा कौन है जिसका संवाद हरगोविंद ने नहीं पहुंचाया हो। ऐसा संवाद लेकर वो आज पहली बार जा रहा है। यानी कि वो कहते हैं लेखक कि गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसका संवाद जो है हरगोविंद यानी गांव की जो स्त्रियां हैं उनके पीहर में जाकर उसने नहीं दिया हो। लेकिन ऐसा संवाद यानी कि मुझे एक बहू ये कह रही है, एक बेटी अपनी माँ से कह रही है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, ऐसा संवाद हरगोविंद सोचता है कि मैंने कभी भी किसी को नहीं सुनाया है। गाड़ी पर सवार होते ही हरगोविंद को पुराने दिन और संवादों की याद आने लगी। बड़ी बहुरिया के संवाद का प्रत्येक शब्द उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। उसने अपना ध्यान हटाने के लिए अपने सह यात्री के साथ बात करना उचित समझा। जब वो गाड़ी में बैठा तो उसे बार बार क्या याद आ रहा था, वो जिस प्रकार से बड़ी बहू दुखी थी, जिस प्रकार से वो रो रही थी, वो सब बातें उसको क्या आने लग गई, याद आने लग गई। इसलिए उसने अपना ध्यान हटाने के लिए क्या किया, अपने सह यात्री के साथ वो बात करने लग गया। कटिहार पहुंचने पर उसने देखा कि सचमुच स्वराज आया है। स्वराज का मतलब बच्चों स्वराज्य, यानी भारत आजाद हो गया है। घड़ी बदलने के लिए के बाद फिर बड़ी बहुरी गाड़ी बदलने के सॉरी बच्चों गाड़ी बदलने के बाद फिर बड़ी बहुरिया का करुण मुख उसकी आंखों के सामने आ गया। बीहे पर पहुंचने पर उसका मन भारी हो गया। इसके पहले भी कई बार वह अच्छे बुरे संवाद लेकर आया है, परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ। हरगोविंद का मन कल्पने लगा कि यदि गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा। कैसे कहूंगा कि बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाकर गुजारा कर रही है। यही सोचते सोचते उसने गांव में प्रवेश किया। कि हरगोविंद ये सोच रहा था कि मैं कैसे जाकर उनकी माँ को बताऊं और कैसे बताऊं भी हमारे गांव के लोग जो हैं आपकी बेटी का ध्यान भी नहीं रखते हैं। भी जो बहू हमारे गांव की लक्ष्मी थी, जमींदार की पत्नी थी, आज वो ही क्या हो गई है, दर दर ठोकरें खा रही है। ये बातें मैं कैसे बताऊंगा। तो ये सोच सोच के हरगोविंद क्या हो रहा था, परेशान हो रहा था। उसे चिंता हो रही थी कि भी मैं किस प्रकार से ये संवाद कहूँ। हरगोविंद को देखते ही गांव के लोगों ने पहचान लिया कि जलालगढ़ गांव से का संवदिया आया है, न जाने क्या संवाद लेकर आया है। हरगोविंद जब बड़ी बहुरिया के घर पहुंचा तो उनकी बूढ़ी माता ने पूछा, कहो बेटा क्या समाचार है। तो उसने कहा सब सही है। उन्होंने पूछा क्या कोई संवाद लाई हो, तो उसने कहा नहीं। इस बात को सुनकर उनकी माँ उदास हो गई।
कि माँ ने सोचा भी बेटी ने कोई ना कोई संवाद जरूर भेजा होगा, लेकिन जब हरगोविंद ने झूठ बोला कि कोई संवाद नहीं भेजा है, तो उनकी माँ क्या हो गई, बहुरिया की माँ क्या हो गई, वो उदास हो गई। बूढ़ी माँ ने कहा, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि दीदी को लिवा लाओ, अब वहां क्या रह गया है, जमीन जायदाद भी चली गई, तीनों देवर अब शहर में जाकर बस गए हैं, कोई खोज खबर नहीं लेते। हरगोविंद बोला नहीं। माताजी, जमीन जायदाद अभी कुछ कम नहीं है। कुछ समय बाद सोचकर बोला, माताजी, जमीन जायदाद अभी कुछ कम नहीं है, बस बड़ी हवेली थोड़ी टूट गई है। बड़ी बहुरिया का तो सारा गांव ही परिवार है, हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया। तो वो कहता है, बात को संभालता है। उसकी माँ को तो अंदर ही अंदर पता था कि मेरी बेटी जो है वो परेशान है, दुखी है, लेकिन फिर भी हरगोविंद जो है अपने गांव की इज्जत रखने के लिए उस बात को संभालता है कि नहीं, सब कुछ ठीक है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ी बहू तो क्या है, हमारे गांव की लक्ष्मी है। बच्चों, पुराने समय में संदेश ले जाने वाले का बहुत ही स्वागत सत्कार किया जाता था। जलपान करते समय हरगोविंद को लगा कि बड़ी बहुरिया उसकी राह देख रही होगी, भूखी प्यासी होगी। पुराने समय में क्या होता था, संवाद ले जाता था, तो किसी की बेटी के, किसी की बहू के, किसी के परिवारजनों के संवाद लेके जाया करता था। तो जहाँ वो जाता था उसका वहाँ पर बहुत ही मान सम्मान होता, उसको जलपान कराया जाता, उसके अच्छे रहने ठहरने खाने की व्यवस्था की जाती थी। तो यही बात अब हो रही थी। तो हरगोविंद के सामने भी जलपान का मतलब है बच्चों नाश्ता, उसे नाश्ता रखा गया। तो उसे क्या हुआ, उस समय उसे बड़ी बहुरिया की याद आई कि मैं तो यहाँ बैठकर इतना नाश्ता कर रहा हूँ और वो वहाँ पर भूखी है। हरगोविंद को दाल भात, 3 किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार सब परोसा गया, किंतु उसने कुछ भी नहीं खाया। उसके सामने 36 प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन उसने कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैं जिस घर में इतना मान सम्मान मुझे दिया जा रहा है, आज उस घर की बेटी केवल बथुए का साग खाकर क्या कर रही है बच्चों, गुजारा कर रही है। उसे इस बात का दुख हो रहा था कि वह किस काम आया था, उसने सच सच क्यों नहीं बताया। ऐसा सोचकर उसे पूरी रात नींद नहीं आई। उसे अपनी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया रोती हुई दिखाई दे रही थी। उसका काम होता है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने सोचा वह कि वह सब कुछ सुबह सही बता देगा, किंतु केवल इतना ही कह पाया कि मुझे देर हो रही है, अब मैं चलता हूँ, अगली बार बड़ी बहुरिया के साथ ही आऊँगा। लेकिन फिर भी हरगोविंद की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो पूरा संवाद जो है उनकी माँ के सामने कह देता। हरगोविंद जलालगढ़ के लिए वापस चल पड़ता है, किंतु उसके पास केवल कटिहार तक का ही टिकट था। उसने सोचा कि 20 कोस की दूरी है, पैदल ही चला जाऊंगा। बड़ी बहू इंतजार कर रही होगी, वह पैदल चलने लगा। वह यह सोच रहा था कि बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। यानी कि जब वो वापिस जा रहा था तो वह इतना परेशान हो गया दिमाग से कि वो चलता जा रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ पहुँच गया है। और उसके दिमाग में ये बात बार बार घूम रही थी कि भी मैं क्या काम आया और क्या काम मैंने किया, और अब मैं जाकर बड़ी बहुरिया को क्या जवाब दूंगा। उसके पैर लड़खड़ाने लग गए। उसे पता ही नहीं लगा कि वह कब बड़ी बहुरिया के सामने पहुंच गया था। उसने हाथ से टटोल कर देखा कि वह बिछावन पर लेटा हुआ है। सामने बैठी छाया को छू कर बोला, बड़ी बहुरिया। यानी कि जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो उसे पता लगा कि वो बड़ी बहुरिया के सामने पहुंच गया है। हरगोविंद भाई अब कैसे हो। हरगोविंद को होश आया, उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा संदेश नहीं कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरी माँ हो, सारे गांव की माँ हो, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा, तुम गांव छोड़कर मत जाओ। यानी उसने हरगोविंद को इतना दुख हुआ कि उसने बड़ी बहुरिया के पैर पकड़ लिए कि अब तुम इस गांव को छोड़कर बिल्कुल भी मत जाओ। बड़ी बहुरिया गर्म दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी, क्योंकि उसने संवाद तो भेज दिया था, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ कि इस प्रकार परिस्थितियों से घबराकर अपना घर छोड़कर, यानी अपने पति का घर छोड़कर अपने पीहर में जाकर बसना उचित बात नहीं है। ऐसे ही विचार उसके मन में आ रहे थे, और ऐसे विचार करके वो अपने मन में पछता रही थी कि मैंने किस लिए हरगोविंद को संदेशवाहक बनाकर भेजा। धन्यवाद।